Hello students, myself Gaurav Mishra. Today we will discuss NTA NEET based test number 66 केमिस्ट्री पेपर. आज का पेपर मुझे थोड़ा ईजियर साइड पर ही लगा. कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कम थे. अगर किसी स्टूडेंट के बेसिक्स क्लियर हैं और उसने कुछ फैक्ट्स भी ध्यान रखे हुए हैं तो फिर वो इस पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है. फाइनल वर्डिक्ट अबाउट द गुड स्कोर आई विल गिव एट द एंड ऑफ द पेपर. बिलो एवरेज स्कोर क्या रहेगा उसके बारे में भी मैं जजमेंट लेने की कोशिश करूँगा पेपर के एंड में. चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन टोटल आर एसोसिएटेड विथ फोर्थ एनर्जी लेवल. तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब फोर्थ शेल. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इक्वल्स n स्क्वायर. तो यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 16. सी ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स are respectively present in 2.8 liters of a diatomic gas at STP. ठीक है, तो बात हो रही है STP की और डायटोमिक गैस की. STP कंडीशंस पर आप जानते ही हैं कि 1 मोल गैस 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है. तो 22.4 लीटर्स इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल which is also equivalent to 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. क्योंकि मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है. 2.8 लीटर अगर गैस रहे तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? अकॉर्डिंगली हम स्केल कर सकते हैं. 2.8 अपॉन 22.4 मोल्स, और इसको अगर अपन नंबर में कन्वर्ट करें 2.8 अपॉन 22.4 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स. ये कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 7.5 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स आएगी. ये तो मॉलिक्यूल्स का नंबर है. अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, क्योंकि डायटोमिक गैस है. पर मॉलिक्यूल 2 एटम्स हैं. 15 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 1:2 के रेशियो में होंगे मॉलिक्यूल्स और एटम्स, जो कि अपन को थर्ड ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है. इस तरह से भी आप जज कर सकते थे. यहाँ पर 1:2 का रेशियो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सिर्फ यहीं पर है, और ये रेशियो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है. थर्ड क्वेश्चन, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. आइस पानी के ऊपर तैरती है. इसका करंट डेंसिटी से रिलेटेड है. आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सॉलिड्स हैव लेसर डेंसिटी देन लिक्विड्स. ये बात तो इन जनरल नहीं कही जा सकती. कोई जनरल कंक्लूजन तो नहीं अपन दे सकते. वैसे आमतौर पर सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा पाई गई है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है. आइस की डेंसिटी वाटर से कम ज़रूर है, लेकिन इन जनरल सॉलिड्स की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा आती है. आइस के केस में जो रीज़न है वो है आइस का स्ट्रक्चर. आइस हैज़ एन ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए, इन विच लेसर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड पर मिलीलीटर देन वाटर. तो अगर पर यूनिट वॉल्यूम लेसर मॉलिक्यूल्स पैक हो पा रहे हैं तो मास भी कम आएगा, और मास कम आएगा पर यूनिट वॉल्यूम तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली कम होगी. तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, which of the following statements is not correct about hexagonal close packing. Hexagonal close packing एक्चुअली एक क्लोजेस्ट पैकिंग का मेथड होता है जिसमें एटम्स 74% ऑफ द अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ये स्टेटमेंट तो सही है. HCP में AB टाइप ऑफ पैकिंग होती है जिसमें हर तीसरी लेयर पहले के साथ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइंड होती है. ये बात भी सही है. बेरिलियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम HCP स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये बात भी फैक्चुअली सही है. कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. ये बात गलत है. HCP और FCC दोनों स्ट्रक्चर्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. एक एटम
12 और एटम्स के कांटेक्ट में होता है, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू मार्क इट। फिफ्थ क्वेश्चन, इक्विमोलर सॉल्यूशंस, मोलैरिटी बराबर ली गई है, 3 एसिड्स हैं HF, फॉर्मिक एसिड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड, उनके Ka वैल्यूज दिए हुए हैं, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स या आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स, और एसिडिक स्ट्रेंथ जज करनी है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो डायरेक्टली Ka वैल्यू से जज हो जाती है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ Ka विल कॉरेस्पॉन्ड टू द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू विल कॉरेस्पॉन्ड टू द वीकेस्ट एसिड। तो HF स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और HCN वीकेस्ट। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following statements is not true regarding molecular orbital theory? एमओ थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपैरेबल एनर्जीज कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस इज ट्रू। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक, ये बात भी सही है। जितने भी कंबाइनिंग न्यूक्लियस हैं सबके अराउंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स्ड रहता है। Bonding molecular orbital has higher energy than anti-bonding molecular orbital. This statement is clearly wrong and that is why we have to mark it. Molecular orbitals like atomic orbitals obey Aufbau principle for filling of electrons. ये बात तो सही है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। BMOs की एनर्जी लोअर होती है ABMOs से। BMOs मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेवेंथ क्वेश्चन, अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, at dynamic equilibrium the reaction on both directions occur at the same rate and mass on both sides of the equilibrium does not undergo any change. ये equilibrium situation को बता रहा है। This condition can be achieved only when the value of delta G is, तो ये बहुत ही simple question है। For processes occurring at constant temperature and pressure delta G becomes 0 at equilibrium. ये तो हमको पता होना चाहिए। How do we separate टू सल्फाइड ओर्स बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड? अगर दोनों ही सल्फाइड ओर हैं और उनको फ्रॉथ फ्लोटेशन से सेपरेट करना है तो अपन को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एक ही सल्फाइड फ्रॉथ में जाए और दूसरा एक्वस मीडियम में ही रह जाए। इसके लिए हम अक्सर डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं, जैसे एक पॉपुलर एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड का। इनको सेपरेट करने के लिए हम NaCN एज डिप्रेसेंट ऐड करते हैं, जो कि जिंक आयंस के साथ एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन में रह जाता है और फ्रॉथ के साथ नहीं जाता। तो अगर हम ऑप्शंस पढ़ें तो सेकंड ऑप्शन क्लियरली सही है। नाइन्थ क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशंस अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन मे बी काइनेटिकली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इसका मतलब जो एलिमेंट्री रिएक्शन है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर इक्वल होता है। इसका मतलब रिएक्शन कुछ इस तरह की हो सकती है, अगर 2 रिएक्टेंट्स शामिल हैं तो दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो नहीं सकती, लेकिन हाँ, अगर किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन दूसरे से बहुत ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन लगभग कांस्टेंट ही रहती हो, तो फिर हम इस रिएक्शन को अप्रॉक्सीमेटली एज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ट्रीट कर सकते हैं। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है उसको K में ही मर्ज कर दें। ऐसी सिचुएशन में ये रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ये वर्ड, ये टर्म आपने ज़रूर पढ़ा होगा अगर आपने काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा है तो एक स्पीशीज़ को लार्ज एक्सेस में रखने पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन, एन हेप्टेन को Al2O3 और Cr2O3 कैटलिस्ट के साथ हीट किया जा रहा है। ये जो कैटलिस्ट है ये बेंजीन फॉर्मेशन में काम आता है। अगर यहाँ पर एन हेप्टेन की जगह एन हेक्सेन होता तो फिर बेंजीन ही बनती, लेकिन यहाँ पर अभी एक कार्बन एक्स्ट्रा है तो बेंजीन रिंग बनने के बाद भी एक कार्बन एक्स्ट्रा बच जाएगा, मतलब जो कंपाउंड बनेगा वो है टॉलुईन। 10th का आंसर है बी। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग डायमंड एंड ग्रेफाइट? तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स कंपेयर करने की बात हो रही है। डायमंड में
हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, बिल्कुल सही। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये बात भी सही है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन ग्रेफाइट इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड लेंथ, ये बात भी सही है। कार्बन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डायमंड इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, ये बात एक्चुअली गलत है। लेयर्ड स्ट्रक्चर तो ग्रेफाइट का होता है जिसमें शीट्स ओवर शीट्स ओवर शीट्स प्लेस्ड होती हैं और ये शीट्स आपस में वैंडरवॉल्स फोर्सेस से जुड़ी रहती हैं। ये जो बात कही गई है ग्रेफाइट के लिए वैलिड है, डायमंड के लिए वैलिड नहीं है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी हो जाएगा। डी इज द आंसर। लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड आर द मोनोमर्स यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर। अब ये थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड ये है, एक कायरल कंपाउंड होता है लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकॉल आप जानते होंगे, CH2OH, CH2OH को ग्लाइकॉल कहते हैं, ठीक है। CH2OH COOH अगर बन जाए तो उसको ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं, एक जगह एसिड। ये जो पॉलीमर बन रहा है ये कोपॉलीमर है, इसके 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कंबाइन हो रहे हैं और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है। कंडेंसेशन रिएक्शन पॉलीमर भी कह सकते हैं आप इसको। ऐसा होने पर वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा और इस तरह से एस्टर लिंकेज के थ्रू ये मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे एंड दिस पॉलीमर विच इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इज नोन एज डेक्स्ट्रॉन। इस पॉलीमर का नाम डेक्स्ट्रॉन होता है, ये बात हमें एज अ फैक्ट पता होनी चाहिए। डेक्स्ट्रॉन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन, द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंस इन मास। थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। दे हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, विद द डिफरेंस इन देयर रेट्स ऑफ रिएक्शंस। रेट्स ऑफ रिएक्शन में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होता है, बाकी रिएक्शंस एक जैसे देते हैं। और ये डिफरेंस किस वजह से आता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंस की वजह से तो नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वैसे भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। मास का केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर कोई इम्पैक्ट ज़्यादा होता नहीं है। थोड़ा सा जो इम्पैक्ट आ रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर आ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि H बॉन्ड और D बॉन्ड की स्ट्रेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। D bond is found to be slightly stronger and it takes more time to break D bond as compared to H bond. D is deuterium, an isotope of hydrogen. H is protium. तो different enthalpy of bond dissociation इसका reason होगा rate of reaction में difference आने का। 14th question, ये आर्हीनियस इक्वेशन का ही फॉर्म अपने सामने इसमें दिया हुआ है। Which factor should register a decrease for the reaction to proceed more rapidly? अगर आपको K बढ़ाना है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए आपको K बढ़ाना पड़ेगा और K बढ़ाने के लिए आप टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेंगे, Z को बढ़ाना चाहेंगे, P को बढ़ाना चाहेंगे, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना चाहेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर अगर रिड्यूस होगा तभी रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। तो आप देख रहे हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन को सही से रीड करके इंटरप्रेट करके हम आंसर मार्क कर पा रहे हैं। आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर बिटवीन adsorbed reactants, it is important to create space for other reactant molecules to approach the surface and react. मतलब जो रिएक्ट कर चुके हैं सब्सटेंसेस उनको हटाना पड़ेगा सरफेस के ऊपर से। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। एडजॉर्ब सब्सटेंसेस का रिमूवल, ताकि दूसरे सब्सटेंसेस, दूसरे रिएक्टेंट्स एडजॉर्ब हो सकें और रिएक्शन आगे बढ़ सके। सो रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड reactants would be called as desorption. B option is correct. 16th question, which type of crystals contain more than one Bravais lattice?
तो यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए कि हेक्सागोनल क्रिस्टल्स में सिर्फ सिंपल हेक्सागोनल क्रिस्टल्स मिलते हैं, ट्राइक्लिनिक में भी सिर्फ सिंपल ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, रोम्बोहेड्रल में भी सिर्फ सिंपल या प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मोनोक्लिनिक में सिंपल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स के अलावा एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स भी मिलते हैं। तो 16th क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। 17th क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड है साई स्क्वायर से। साई स्क्वायर इज एक्चुअली द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये बात एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में आपने पढ़ी होगी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे सामने दिए हुए हैं किस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? एक्चुअली इनको हम चार्ज के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। NaCl में +1 -1 यूनिट ऑफ चार्ज है, MgCl2 में 2n -1 यूनिट ऑफ चार्ज है, CaSO4 में +2n -2 यूनिट्स ऑफ चार्ज है। इसी बेसिस पर इनको 1 1 2 1 एंड 2 2 इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर क्लासीफाई किया गया है। बाकी स्टेटमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, वो करेक्ट नहीं है। हाँ, थर्ड स्टेटमेंट एज अ फैक्ट करेक्ट ज़रूर है, इलेक्ट्रोलाइट्स विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए। अगर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अलग होता है तो फिर ए की वैल्यू भी अलग आती है। ये ए क्या है? ये ए आपको कोलराउश के द्वारा दी गई इक्वेशन में दिखाई देता है, λm = λm0 - a√c। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बदलने से ए की वैल्यू बदलती है, ये बात तो सही है, बट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अपन को ए ऑप्शन में दिख रहा है। 19th क्वेश्चन, PCl3 में फॉस्फोरस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो PCl3 में फॉस्फोरस एटम पर एक लोन पेयर है और 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं फॉस्फोरस एटम के अराउंड, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ऐसा होने पर फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, सेकेंड ऑप्शन। 20th क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ ClF3 फ्रॉम Cl2 एंड F2 इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन आपको दे रखी है, ClF3 की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अब रिएक्शन क्योंकि एक्सोथर्मिक है और हम ClF3 की क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर डिक्रीज करने से ज़्यादा फेवर होती हैं। मोरओवर अगर हम देखें तो फॉरवर्ड जाने पर नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो रहे हैं। ClF3 का स्टेट हालांकि नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर ClF3 गैस भी हो तो भी फॉरवर्ड जाने पर नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन तभी जाएगी जब हम प्रेशर बढ़ाएं। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेसर गैस मोल्स, और लेसर गैस मोल्स की डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ही है। तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। और तीसरी बात जो ऑप्शंस में हमें दिख रही है, Cl2 हटाने से रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, F2 बढ़ाने से रिएक्शन ज़रूर फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है ना? तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो फोर्थ रहेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, प्रेशर बढ़ाने से प्रेशर घटाने वाली दिशा में जाएगी, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। F2 बढ़ाने से F2 घटाने वाली दिशा में जाएगी, मतलब फॉरवर्ड जाएगी। फॉरवर्ड जाने से ही ClF3 का अमाउंट बढ़ेगा। 20th का आंसर डी। 21st क्वेश्चन, XYZ से मिलकर बना है कंपाउंड, X, Y और Z सबका ऑक्सीडेशन नंबर दे दिया और फॉर्मूला पूछा है। अब ये फॉर्मूला तभी सही हो सकता है जब ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड 0 आए। जैसे ए में हम देखें, X पर चार्ज हाइपोथेटिकली ही सही +2 है, Y पर 5 है और Z पर -2 है। ये वैल्यू आप देखेंगे कि 3 आएगी। ऐसे ही सेकेंड वाले केस में Y2 मतलब 2 × 5, X के भी 2 हैं 2 × 2 और Z के 6 हैं 6 × -2। अब अगर आप इसको देखें तो ये वैल्यू 2 आती है, अगेन 0 नहीं आती। थर्ड वाले केस में देखिए, X3
y z4 whole twice, 3 times 2, 2 times 5, 8 times -2। अगर आप ये चार्जेस ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। और किसी केस में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं आ रहा। एक वैलिड फॉर्मूला के लिए सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द फॉर्मूला 0 आना चाहिए, क्योंकि सब्सटेंस को न्यूट्रल होना है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 22nd क्वेश्चन, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी। मेटल कितना डिपॉजिट होगा ये बताना है। 75% एफिशिएंसी है करंट की। 75% एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जितना हम करंट पास कर रहे हैं उसमें से मेटल के डिपॉजिशन में जो करंट यूज आ रहा है वो 75% ही यूज आ रहा है। 12 एम्पियर का 75% लिया तो 9 एम्पियर आया। अब फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मास डिपॉजिटेड को लिख सकते हैं Z टाइम्स Q, विच कैन फर्दर बी रिटन एज Z टाइम्स I टाइम्स T। बस ये कैलकुलेशन हमको करनी है। Z की वैल्यू दे रखी है, करंट 9 एम्पियर से जो हमारे काम आ रहा है, और 3 आवर्स टाइम है। 1 आवर हैज़ 3600 सेकेंड्स, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सो दिस इज द कैलकुलेशन दैट वी हैव टू डू। 36 इंटू 36 मल्टीप्लाइड बाय 3। ये सारी कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू 38.88 आ रही है, विच मैचेस क्वाइट वेल विद सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 23rd क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा है, चेक करा है। सल्फर डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटिंग गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ने से रेस्पिरेटरी डिजीजेस होती हैं, डेफिनेटली सांस लेने में तकलीफ आती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। रेड हेज इन द ट्रैफिक, ये स्टेटमेंट गलत है। SO2 तो एक कलरलेस गैस होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट आपको A में भी दिख रहा है, B में भी दिख रहा है और D में भी दिख रहा है। तो एलिमिनेशन से मार्क करें तो डेफिनेटली C ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, SO2 causes irritation in the eyes, this statement is also correct। तो एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस भी कभी कभी काफ़ी यूजफुल स्ट्रेटेजी होती है। 24th क्वेश्चन, ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के बीच की रिएक्शन है, एसिडिक मीडियम में होने वाली रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट यूज में आ रहा है, तो इसमें कोई अलग से कैटलिस्ट तो दिखाया नहीं है। एक्चुअली ये ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, और इस बारे में हमें पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कॉन्फिडेंटली मार्क कर पाएंगे। इस रिएक्शन में जो MnSO4 प्रोड्यूस हो रहा है, ये खुद कैटलिस्ट का काम करता है। प्रोडक्ट इटसेल्फ एक्ट्स एज द कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन ऑटो कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 की रिएक्शन। कमिंग टू द 25th क्वेश्चन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन डज नॉट अकर इन डार्क। क्लोरीनेशन के लिए सनलाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत होती है, डार्क में ये रिएक्शन नहीं होती है। इसका मेन रीज़न ये है कि इस रिएक्शन की शुरुआत क्लोरीन के बॉन्ड ब्रेकिंग से होती है, क्लोरीन रेडिकल्स के फॉर्मेशन से होती है। तो ये चेन इनिशिएशन वाला स्टेप जो होता है, रिएक्शन की शुरुआत कराने वाला स्टेप, इसमें क्लोरीन रेडिकल का बनना ज़रूरी है, और ये क्लोरीन रेडिकल सनलाइट की प्रेजेंस में बनता है, डार्कनेस में नहीं बन सकता। तो अगर हम ऑप्शंस रीड करें तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 26th क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन बी डिटेक्टेड बाय। वाटर की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यूज करके, बॉयल और टेस्ट करके, कलर या ट्रांसपेरेंसी देखकर, लेदर फॉर्मेशन सोप के साथ हो रहा है या नहीं ये देखकर। प्रेजेंस ऑफ वाटर को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका कॉपर सल्फेट को ऐड करना रहेगा। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट तो वाइट कलर्ड रहेगा, लेकिन अगर हम उसको वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे
तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के वॉइड्स में भी एंटर कर जाएंगे। ऐसा करने पर एक ब्लू कलर्ड क्रिस्टल बनेगा जिसको अपन ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ठीक है, तो वाइट कलर्ड सॉलिड जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे आसान डिटेक्शन होगा वाटर की प्रेजेंस का, टेस्ट करने का तरीका होगा। 27th क्वेश्चन, एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं करते। डिसॉल्व ना करने का कारण यही होगा कि एल्काइल हैलाइड्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ पाते होंगे। डिसोल्यूशन डिपेंड करता है कि कितने स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में एस्टैब्लिश हो पा रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर हम ऑप्शंस रिएक्ट करें, एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं टू गिव अल्कोहल, ये तो इमिसिबल होने का रीज़न नहीं है। CX बॉन्ड कैन नॉट बी ब्रोकन ईजीली, बॉन्ड ब्रेकिंग की तो बात उठ ही नहीं रही है। हम यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन कराएं ये तो ज़रूरी नहीं है। डिसॉल्व होना इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ ऑप्शन, दे आर स्टेबल कंपाउंड्स एंड आर नॉट रिएक्टिव। रिएक्टिविटी का भी कोई सवाल नहीं है, यहाँ पर डिसोल्यूशन चेक किया जा रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाई जा रही है। डिसॉल्व ना करने का कारण यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एल्काइल हैलाइड्स के साथ उन वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। उतने जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर में एग्जिस्ट करते हैं उनकी भरपाई एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स के साथ आने वाले अट्रैक्शन से नहीं हो सकती। इसी वजह से एल्काइल हैलाइड्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। टोटली इमिसिबल बोलना भी सही नहीं रहेगा, उनकी सॉल्युबिलिटी कम है ऐसा ज़रूर कह सकते हैं। 28th question, which one of the following statements is not true regarding plus lactose? Lactose is a disaccharide. डाइसैकेराइड है और इसके मोनोमर्स हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अगर आप इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट सर्च करने जाएं, इसमें एक्चुअली 6 मेंबर्ड रिंग्स प्रेजेंट रहती हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मॉलिक्यूल्स दोनों में ही 6 मेंबर्ड रिंग रहती है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। लैक्टोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है और इसमें हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर ज़रूर है और रिड्यूसिंग शुगर जितने भी होते हैं वो न्यूटा रोटेशन अंडरगो करते हैं। उनके एनोमर्स आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं और उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड रहता है। तो लैक्टोज के बारे में आपको सारे फैक्ट्स पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। इसमें बोल रहा है कि 8 OH ग्रुप्स हैं, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 OH ग्रुप्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। जो स्टेटमेंट गलत है वो है थर्ड स्टेटमेंट, रिड्यूसिंग शुगर्स म्यूटा रोटेशन अंडरगो करते हैं। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन मार्क करना होगा। 29th क्वेश्चन, ईथर्स की प्रिपरेशन के बारे में बात हो रही है। सोडियम एल्कोक्साइड और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन से ईथर्स को बना सकते हैं, इसको हम विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पर हम बनाना चाह रहे हैं मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर। मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर कुछ इस तरह से होगा। अब इसको बनाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो अपन मिथॉक्साइड आयन से
टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पर रिएक्शन करवाएं, पर क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एक 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड है, इसके अंदर एलिमिनेशन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। E2 प्रोडक्ट वुड बी मेजर प्रोडक्ट। ईथर फॉर्मेशन मेजरली नहीं हो पाएगी। दूसरा कॉम्बिनेशन हम ये बिठा सकते हैं कि हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लेकर आए जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ स्ट्रॉन्ग बेस है, और उससे अटैक मिथाइल ब्रोमाइड पर कराएं। अब मिथाइल ब्रोमाइड एलिमिनेशन तो अंडरगो कर नहीं सकता, कांट अंडरगो एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में जो कंपटीशन होता था उसमें फैसला पहले ही हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही हो पाएगा यहाँ पर। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 100% बनेगा, उसका कोई दूसरा कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर यहाँ पर हमें 100% यील्ड में मिलने वाला है। तो ये सही कॉम्बिनेशन हमको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। कमिंग टू द 30th क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमीन्स आपको दिए गए हैं वो सब के सब आइसोमेरिक अमीन्स हैं। दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है और एक 3 डिग्री अमीन है। अब ये जो 1 डिग्री अमीन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अंडरगो कर सकता है, और नाइट्रोजन के लोन पेयर के अराउंड उतनी क्राउडीनेस भी नहीं है। जबकि ये जो 3 डिग्री अमीन है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, कांट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स with neighboring molecules. सिमिलर साइज के मॉलिक्यूल्स में और सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी एक में हो और दूसरे में ना हो तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट हो पाएगा। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर डिसाइडिंग रोल प्ले करेगा। 1 डिग्री अमीन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी और 3 डिग्री अमीन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। वैसे भी स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आता है, और जितनी ब्रांचिंग हो जाती है, जितना कम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल सिमट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाता है। तो जो एन ब्यूटाइल अमीन है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा। कमिंग टू द 31st क्वेश्चन, यहाँ पर अपन को सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, मतलब मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर आप एलिमेंट्स को अगर आइडेंटिफाई कर लें तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एटॉमिक नंबर 9 जो है वो फ्लोरीन का होता है, एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का होता है, 16 सल्फर का होता है, 36 जो है वो क्रिप्टन का होता है। अब ये तीनों के तीनों जो हैं फ्लोरीन, सल्फर एंड क्रिप्टन, ये तो नॉन मेटल्स हैं, जबकि मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल्स ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मैग्नीशियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। कमिंग टू द 32nd क्वेश्चन, अजम्पशन यहाँ पर लिया जा रहा है कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? पहला स्टेटमेंट है कि ऑल गैसेस विल बी रियल गैसेस। ये तो ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखो। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में और भी पॉस्टुलेट्स हैं। अगर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की सारी बातें 100% वैलिड हों तभी गैस आइडियल होगी। सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने से गैस आइडियल हो जाएगी, ये तो ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो गैस मॉलिक्यूल्स पास में आकर लिक्विफाई कभी नहीं करेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने से गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शंस भी आप रीड कर सकते हैं। ऑप्शंस हमेशा सारे के सारे ही रीड करें, ठीक है ना। इवन सेकंड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है तब भी आगे के ऑप्शंस रीड कर लीजिए, ये एक अच्छी आदत है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ बताना है 33rd क्वेश्चन में, मतलब एक तरह से लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो हम जानते हैं कि हैलाइड जो हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और जहाँ पर नाइट्रोजन डोनर हो या कार्बन डोनर हो, ऐसे
लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड है और सबसे वीक फील्ड लिगेंड्स क्लोराइड एंड फ्लोराइड हैं। ये बात हमें थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रही है। 34th क्वेश्चन, what will be the wavelength of an electron moving with 1/10 of the velocity of light? तो यहाँ पर डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन करें ताकि 10 की पावर सही जज हो जाए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रफली 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होती है, उसका 1/10 लेना है, मतलब 3 इंटू 10⁻7, और ये वेवलेंथ आएगी मीटर में। थोड़ा कैंसिलेशन करा, ये 2.2 आ रहा है। 2.2 को अगर 22 लिख दूँ, ठीक है ना, तो 10⁻⁻1 इधर हट जाएगा, 10⁻⁻1 निकल के 10⁻⁻35 हो जाएगा। फिर अगर मैं 10 की सारी पावर्स यहाँ से एडजस्ट करूँ तो ये 10⁻11 मीटर आएगा। डिवीजन करने पर ये वैल्यू 2.44 इंटू 10⁻11 मीटर्स आ रही है, जो कि अपन फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हैं। 35th क्वेश्चन, करेक्टली मैच नहीं किया गया है किसको, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स यूजेस। मिथेनॉल का यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट्स, वार्निशेस एटसेट्रा। इथेनॉल का यूज फॉर डीनेचरिंग स्पिरिट एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये वाले यूजेस एक्चुअली गलत हैं। इथेनॉल तो अल्कोहल बनाने में काम आता ही है, अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए मिथेनॉल यूज में आता है, और फॉर्मल्डिहाइड के मैन्युफैक्चर में भी मिथेनॉल यूज में आता है। वैसे भी आप देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है और मिथेनॉल भी एक कार्बन वाला अल्कोहल है, तो मिथेनॉल के रिडक्शन से ही फॉर्मल्डिहाइड बनता है। तो जो गलत है वो है बी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में हमारा ध्यान इस फोर्थ ऑप्शन की तरफ ज़्यादा जाता है, ऑल आर करेक्टली मैच्ड। जिन लोगों को फैक्ट्स पता नहीं होते वो सोचते हैं कि शायद फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, सभी करेक्टली मैच्ड होंगे तभी ये दिया हुआ है। ध्यान रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट अगर ऐसा लिखा हुआ है फोर्थ में, तो ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर हो हमेशा, तो केयरफुल रहना ज़रूरी है। 36th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन कराना है 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन 3-ओन का। पहले तो इसका स्ट्रक्चर सही बनाए, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन की चेन हो गई। थर्ड नंबर पर कीटो ग्रुप है, सेकंड नंबर के और फिफ्थ नंबर के कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है। इसका अपन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। कीटोन्स वैसे तो ऑक्सीडेशन अंडरगो नहीं करते, हाँ अगर रिगरस ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस हो, हॉट एसिडिक K2Cr2O7 हो या KMnO4 हो, तो फिर क्लीवेज ऑफ कीटोन्स के ज़रिए ऑक्सीडेशन होता है। और ये क्लीवेज यहाँ से भी हो सकता है कार्बन कार्बन बॉन्ड का, और यहाँ से भी हो सकता है। ये दो तरीके हैं। अगर मान लो हम सेकंड वाले रूट से जाएं, तो सेकंड वाले जगह से बॉन्ड ब्रेक करें, तो आपको क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ भी OH और यहाँ भी OH लगा देना है। ऐसा करने के बाद ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम फर्स्ट वाले रूट से जाएं तो इधर बॉन्ड ब्रेक करने पर अल्टीमेटली कीटोन बनेगा, एसीटोन लेफ्ट वाले पार्ट से, और राइट वाले पार्ट से एसिड बनेगा। अब ये जो कीटोन है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और CH3COOH बनेगा और HCOOH बनेगा। वैसे HCOOH भी ससेप्टेबल टू ऑक्सीडेशन होता है और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और CO2 एंड H2O बनेगा। अब अगर मैं स्ट्रक्चर्स देखूं, पॉसिबल जो प्रोडक्ट्स मुझे बताए गए हैं, तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ दिखाई दे रहा है।
सेकेंड वाला जो स्ट्रक्चर है सेकेंड वाला स्ट्रक्चर वो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। ये भी फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही है, दोनों पार्ट से सेम प्रोडक्ट बन रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, और एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड भी बताए गए हैं, थर्ड और फोर्थ। एसिटिक एसिड भी बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन जरूर रहा है लेकिन वो आगे चल के ऑक्सीडाइज होकर CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बन रहे हैं, फोर्थ जो बन रहा है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसका जो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो बी है। हालांकि आंसर की में फोर्थ को भी एज अ प्रोडक्ट बताया हुआ है, पर आप सोचिए जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस हैं और कीटोन्स तक का ऑक्सीडेशन हो गया है तो फॉर्मिक एसिड का तो ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा। फॉर्मिक एसिड में अभी भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है फंक्शनल कार्बन पर, और फंक्शनल कार्बन पर अगर हाइड्रोजन लगा हो तो कंपाउंड का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से हो सकता है। तो 36 का आंसर बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, एंड दिस शुड बी अ करेक्शन इन द आंसर की। 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताती है, किसको ऑक्सीडाइज करना आसान है किसको रिड्यूस करना आसान है ये बताती है, कौन सा मेटल H+ आयंस को डिस्प्लेस कर पाएगा, कौन सा मेटल H+ आयंस को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ये बताती है। तो अगर आप रीड करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन कितना मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होगा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें नहीं बताती। तो इनकरेक्ट एप्लीकेशन डी है। 38th क्वेश्चन, वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन BaCl2 के साथ। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर जो इंटेंडेड है वो BaSO4 की है, ये बात हमें जज करनी पड़ेगी, और BaSO4 का प्रेसिपिटेशन सेकंड वाले केस में ही होना पॉसिबल है। कमिंग टू 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। सिलिकॉन कार्बाइड इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल, सही बात है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, कोवेलेंट सॉलिड है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ये बात भी सही है। कैल्शियम फ्लोराइड में कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये बात गलत है। कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम मानते हैं कि कैल्शियम आयंस FCC लैटिस पॉइंट्स पर हैं और फ्लोराइड आयंस टेट्राहेड्रल वॉइड्स में हैं। तो FCC लैटिस पॉइंट्स के अराउंड एक्चुअली 8 फ्लोराइड आयंस एग्जिस्ट करते हैं। कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। इंक्रीज इन रेडियस रेशियो रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाला स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। जितना ज़्यादा रेडियस रेशियो उतना ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होता है कैटायन और एनायन का। 40th क्वेश्चन, एसिटिक एसिड और NH4OH मतलब अमोनिया, NH4OH इज नथिंग बट अमोनिया, इनके आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑलमोस्ट सेम है। अगर एसिटिक एसिड के एक सोल्यूशन का pH 3 है तो NH4OH के सोल्यूशन का pH क्या होगा। तो पहली बात तो यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम अज्यूम करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू अज्यूम द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनिया। ऐसा होने पर जितने H3O+ आयंस एसिटिक एसिड में प्रोड्यूस हुए उतने ही OH- आयंस NH4OH में प्रोड्यूस होंगे। कहने का मतलब अगर pH इसका एसिटिक एसिड के सोल्यूशन का 3 है तो अमोनिया के सोल्यूशन का POH 3 होगा, और अगर POH 3 है तो pH कितना होगा 11। रिमेंबर pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन ही है। 41st क्वेश्चन, आइडेंटिफाई Z इन द सीक्वेंस। Z आइडेंटिफाई करना है तो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लिखते जाइए। पहली वाली रिएक्शन तो डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की रिएक्शन है। दूसरी वाली रिएक्शन साइनोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है, बेंजोनाइट्राइल ये Y है। और थर्ड वाली रिएक्शन में हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी। साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से साइनाइड्स अपने पेरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो फाइनल प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड, थर्ड ऑप्शन।
42nd क्वेश्चन, एनिसोल। एनिसोल क्या होता है? मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोमीथेन से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये तो हो गया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। और OCH3 ग्रुप एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, दोनों ही सिग्निफिकेंट अमाउंट्स में मिलेंगे। हालांकि पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा ऐसा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्थो मिथाइल एनेसॉल एंड पैरा मिथाइल एनेसॉल, थर्ड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 43rd क्वेश्चन में 2 पाथ बता रखे हैं X से Z तक जाने के। पहला पाथ जो है वो 1 स्टेप का है, दूसरा पाथ 2 स्टेप का है। Q1 और Q2 में रिलेशन बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्प्रॉपर है, ध्यान रहे। वैसे Q एक पाथ फंक्शन होता है, हीट इज अ पाथ फंक्शन। हाँ, अगर ये प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर हो रही है तो फिर Q डेल्टा H के बराबर होगा, एंड H इज अ स्टेट फंक्शन। अगर यहाँ पर हमें डेल्टा H वैल्यूज रिलेट करनी है तो H एक स्टेट फंक्शन है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम कह सकते हैं कि डेल्टा H फॉर पाथ 1 एंड डेल्टा H फॉर पाथ 2 इक्वल होना चाहिए। ये हैसेस लॉ है। हीट के बारे में ये रिलेशन पूरी तरह वैलिड नहीं है, डेल्टा H के लिए वैलिड है। हीट इज इन जनरल अ पाथ फंक्शन, so for 2 different paths you may not always get the same heat। हाँ, अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है तो फिर हीट डेल्टा H के बराबर होगी और फिर वो पाथ फंक्शन नहीं रहेगी, फिर वो स्टेट फंक्शन की तरह एक्ट करेगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज क्लियर नहीं है, थोड़ा डिमेरिट है इस क्वेश्चन में। 44th क्वेश्चन पर आते हैं। 2.6 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट की बात हो रही है। सबसे पहले तो कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट Mgp2O7 है, ठीक है, Mgp2O7, Mg2p2O7 है एक्चुअली। और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है ये। अपन को बताना है कि परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस कितना रहा होगा कंपाउंड में। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन अप्लाई करना होगा। जितने एटम्स फॉस्फोरस के ऑर्गेनिक कंपाउंड में थे उतने ही मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट में भी हैं। पहले मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट का फॉर्मूला वेट फाइंड करें। 2 × 24 + 2 × 31, अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, + 7 × 16, फॉर्मूला वेट 48 + 62, that will come out to be 110 + 112, 222, फॉर्मूला वेट 222 AMU आ रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करें, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करें। मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मोलर मास, 2.6/222 करने पर मोल्स ऑफ कंपाउंड मिल गए, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। और यहाँ से अगर मुझे फॉस्फोरस एटम्स के मोल्स फाइंड करने हो तो मुझे इस नंबर को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान रहे एक फॉर्मूला यूनिट में 2 फॉस्फोरस एटम्स प्रेजेंट हैं। फिर मास ऑफ फॉस्फोरस फाइंड कर लो, 31 से मल्टीप्लाई करके। ये जो फॉस्फोरस का मास आया है इतना ही मास ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी रहा होगा। यहाँ से हम मास परसेंटेज डिटरमिन कर सकते हैं। 2.6/111 × 31 को डिवाइड करिए 1.6 से, कंपाउंड के मास से, और 100 से मल्टीप्लाई करें।
ये कैलकुलेशन अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ये वैल्यू फाइनली 45.38% आती है. यू कैन डू एंड चेक फॉर योर सेल्फ. 44th क्वेश्चन का आंसर है ए. What is the problem faced while using Alatem as artificial sweetener? तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. Alatem एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्वीटनर है. इट इज़ अराउंड 1000 times sweeter than sucrose sugar and is around 10 times sweeter than aspartame. ये डिकम्पोज ज़रूर होता है लेकिन इसका जो हाफ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है. वो इतनी ईजीली इतना फास्ट डिकम्पोज नहीं होता. हाँ, जो इसके साथ डिमेरिट एसोसिएटेड है वो ये है कि इसकी स्वीटनेस जो ज़्यादा है उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रूव होता है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी स्वीट एज़ कम्पेयर टू द अदर स्वीटनर्स दैट आर यूज्ड. तो इसका आंसर होना चाहिए सी. तो ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था. इस तरह के कुछ 4-5 क्वेश्चंस इस टेस्ट में हैं जो फैक्ट्स मेमोराइज करने पर बेस्ड हैं. वो क्वेश्चंस अगर आप कर पाए तो आप इस टेस्ट पेपर में काफ़ी हैवीली स्कोर कर सकते हैं. एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जिसको फैक्ट्स भी याद हों और जिसके कंसेप्ट्स भी सही हों वो इस टेस्ट पेपर में 160 ईजीली स्कोर कर सकता है. 160 170 स्कोर करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा इस टेस्ट पेपर में. हाँ, अगर आप 140 से कम स्कोर कर रहे हैं इस टेस्ट पेपर में तो वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस नहीं है. आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है बिकॉज देर आर इनफ क्वेश्चंस विच कैन हेल्प यू टू स्कोर. 4-5 क्वेश्चन अगर छोड़ भी दिए जाएँ तो भी आप 150 तक तो स्कोर कर सकते हैं इसमें. 150 इज़ गुड एंड 140 इज़ नॉट वेरी गुड. ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर किसी और टेस्ट पेपर के डिस्कशन में. तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए, टेस्ट्स देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जिन चीज़ों को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है उनको रिवाइज़ करिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. टेक केयर.